नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं हरकारा डीप डाइव। और आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड में जो लगातार दुर्घटनाएँ, क्लाउड बर्स्ट, बाढ़, भूस्खलन की घटनाएँ होती रही हैं। और एक सवाल इस बारे में ये है कि ये क्या प्राकृतिक आपदाएँ ही हैं या इसमें हम लोगों ने, जो मनुष्य ने, जो वहाँ पे या सरकार ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की परियोजनाओं ने उसमें कोई योगदान दिया है? तो मैं पिछले 10 साल की जो घटनाएँ देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि अभी तो जो उत्तरकाशी में जो 5 अगस्त को जो घटना हुई, उसमें 20-30 से ज़्यादा होटल बह गए, दुकानें और घर बह गए और 50 से करीब 100 लोग गायब हो गए और उसमें 11 सैनिक भी शामिल थे। 4 लोगों की मौत इसमें बताई गई है और एक पुराना मंदिर भी नष्ट हो गया। इससे पहले जून महीने में यमुनोत्री हाईवे में एक भूस्खलन हुआ था, जिसमें मज़दूरों के रहने की जगह तबाह हो गई थी, इसमें 2 मज़दूर मर गए थे। इसके पहले 2024 जुलाई में रुद्रप्रयाग में बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिससे काफ़ी सारी तीर्थयात्रियों को समस्याएँ हुईं और पर्यटन और आवाजाही सब बाधित हो गया। 2023 में अगस्त में चमोली सिमुरा क्षेत्र में बादल फटे और उसके कारण कई मौतें हुईं और बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढाँचे हैं, उनको भारी नुकसान हुआ। 2022 में देहरादून, टिहरी और पौड़ी क्षेत्र में बादल फटने से हुई भारी बारिश के कारण नदियाँ उफान पर आ गईं, पुल ढह गए और टपकेश्वर मंदिर की गुफाओं में पानी भर गया। 2022 के जुलाई में पिथौरागढ़ में एक खोतिला गाँव के पास बादल फटने से काली नदी में अचानक बाढ़ आ गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई कई घर मलबे में दब गए। अ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लगातार होती हुई घटनाएँ हैं। 2021 में गढ़ घाटी में ग्लेशियर झील फटने से अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें से 72 लोगों की मौत हुई और 200 लोग लापता या मृत बताए गए। 2013 की जो केदारनाथ त्रासदी थी, वो तो सबको पता है, विनाशकारी बादल फटने की घटना थी जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसमें 6000 से अधिक लोगों की जान चली गई और केदारनाथ कस्बा लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया। ये भारत की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताई जाती है। पिछले 10 सालों में भूस्खलन की 4654 घटनाएँ, ये राज्य सरकार का आंकड़ा है, जिनसे आपदा में होने वाली 35 से 40% मौतें इनमें हुई हैं। इन सारी घटनाओं में अ, मोटा-मोटा आंकड़ा ये भी साफ-साफ नहीं पता है, पर 1000 से 3500 जानों की जाने के बारे में कहा जाता है। उत्तराखंड की इन सारी लगातार होती एक के बाद एक आपदाएँ और विभीषिकाओं के बारे में मेरे साथ मेरे साथी गौरव नौटियाल मेरे साथ, जो पौड़ी में ही रहते हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और साथ में वो इन बातों को लेकर खासे सजग और जागरूक भी हैं, जो पर्यावरण के मुद्दे हैं और साथ में वो अ, क्लाइमेट चेंज पर भी खासे सक्रिय हैं। अ, तो गौरव, आपका स्वागत है इस बातचीत पे, पर हालाँकि हम जो बातचीत कर रहे हैं वो खासी गमज़दा और गंभीर बातचीत है। इसमें जब भी हम लोग जो है एक तरह का विभीषिकाओं के बारे में बात करते हैं तो वो एक डेथ रजिस्टर की तरह होता है, जिसमें हम मृत्यु के बारे में दरअसल आँकड़ों से उसकी गंभीरता की आकलन की बात कर रहे होते हैं। पर ऐसा यहाँ पर हमेशा तो नहीं था और ये उत्तराखंड में लगातार बढ़ती हुई घटनाएँ हैं। कुछ कारण इसका हो सकता है कि वहाँ का भूगोल हो, पर ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे विकास के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। पहाड़ों पे जाने वाले लोगों की, चाहे वो सैलानी हों या तीर्थयात्री, उनकी संख्याएँ लगातार तेज़ी से बढ़ी हैं और साथ ही विकास परियोजनाओं को लेकर वहाँ के पहाड़ों को खोदने और उसमें से उनको काटने की खासी जो परियोजनाओं और बाकी ठेकों को लेकर बातें चलती हैं, उन सब को लेकर खासा एक जिसको लेकर बातचीत होनी चाहिए और क्या वो सब कारण है? और उसमें जो मूल सवाल ये है कि क्या ये प्राकृतिक आपदाएँ हैं या इसको हम कहें कि ये हम हम इंसानों ने ये ऐसी स्थिति पैदा की? आपका जवाब इसी में है, आप ही की बात में, कि हम इंसानों ने ये स्थितियाँ पैदा की हैं। मतलब जो नुकसान आपदाएँ पहले भी हिमालय में आती रही हैं, पहले भी बाढ़ आती थी, पहले भी झीलें बनती थी, ग्लेशियर टूटते थे,
ये सब पहले भी होता रहा है। लेकिन पहले हम लोगों की जो बसावटें थी, पुराने लोगों की, जो आप पुराने जो गाँव देखेंगे आप उत्तराखंड के, वो बसावटें बहुत ठोस चट्टानों पर होती थी, नदी से बहुत दूर होती थी। मतलब आप देखेंगे कि गाँव चोटी पे बनाए गए, बसाए गए और नदी नीचे बह रही है। हर गाँव के पास एक लोकल स्ट्रीम, रिवर स्ट्रीम पहाड़ों पे होती है। और उसके नज़दीक मैंने तो कभी पुराने घर नहीं देखे कि जो नदी के बिल्कुल करीब बने हों। ऐसा नहीं था कि उन लोगों के पास ये जानकारी नहीं रही होगी कि यार नदी के नज़दीक घर बनाएँगे तो वाटर सोर्सेज़ ज़्यादा करीब रहेंगे, दिक्कत नहीं। उनके पास पर्याप्त जानकारियाँ थी। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ये दरकने वाली ज़मीनें हैं, नदी अपने साथ काटते हुए चलेगी, पूरे हुँ। इलाके के इलाके को। अब जो बड़ा सवाल जो आ रहा है कि बार-बार हम लोग देख रहे हैं पिछले 20 सालों में इसकी ये बादल फटने की घटनाएँ अचानक से बढ़ जाती हैं। 20 साल पहले बादल फटने की छिटपुट घटनाएँ, बचपन में हम सुनते थे कि कहीं जंगल में बादल फट गया। बादल फटने का सिंपल सा मतलब है कि 100 से और 150 मिलीमीटर तक बारिश 1-2 घंटे में एक ही इलाके में हो जाती है। अभी भी जिस वक़्त हम बात कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में लगातार पिछले 48 घंटे से बारिश चल रही है अलग-अलग हिस्सों में। और ये बिल्कुल आम बात है हम लोगों के लिए कि भई चट्टान दरक गई, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, रास्ता टूटा हुआ है, हमें पता है बगल से निकल के जाना है। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे थे। लेकिन अब जो बड़े पैमाने पे जो त्रासदियाँ हो रही हैं, उनको आपको निर्माण से जोड़कर देखना ही पड़ेगा। आपने डैम बनाए, आपके पास इस समय मतलब उत्तराखंड में अगर आप कहा जाता है कि अगर आप एरियल सर्वे करने निकले तो हर 5 किलोमीटर पे आपको एक डैम नज़र आएगा। तो आपने छोटे-बड़े तालाब बना दिए, उसने लोकल क्लाइमेट को पूरी तरीके से बदल दिया है, जिसकी वजह से अचानक से हम देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा बढ़ गया। आपके पास व्यवस्था है नहीं, आपके पास 3 रडार हैं पूरे उत्तराखंड में, अगर मैं केवल उत्तराखंड की ही बात अगर करूँ, हिमालयी बाकी राज्यों को मैं छोड़ दूँ, सिक्किम, हिमाचल इन सबको अगर हम छोड़ दें फिलहाल, 3 रडार है हमारे पास। एक रडार की कैपेसिटी होती है 250 किलोमीटर के दायरे में वो आपका सेंसर करेगा कि भई बादलों की गति क्या है, उसकी नमी क्या है, उसकी ऊँचाई क्या है, वो सब वो सेंसर करके भेजेगा देहरादून, वहाँ डेटा कलेक्ट होगा। उसके बाद और इसमें वो नहीं है जो लोकल आधे घंटे में पल-पल मौसम बदलने वाला हम सुनते हैं ना कि पहाड़ों पे भई कभी भी मौसम बदल जाता है, सुबह धूप है, शाम को बारिश है, तो वो लोकल क्लाउड जो बन रहा है वहाँ पे, लोकल क्लाइमेट हुँ। जो चेंज हो रहा है, उसको सेंसर करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा उपकरण नहीं है अभी भी। ये तो रडर की आप जो बात कर रहे हैं, रडर क्या है? इसके बारे में बताएँगे? ये डॉपलर रडार है, 3 रडार हमारे पास इन्होंने लगाए हैं उत्तराखंड में मौसम को डेटा कलेक्ट करने के लिए। एक मुक्तेश्वर में लगा है जो कुमाऊँ में, एक लैंसीडॉन में लगा है जो गढ़वाल का इलाका है और तीसरा जो लगा है वो मसूरी के पास सुरकंडा एक जगह है, वहाँ पे तीसरा रडार लगा है। इसके अलावा माइक्रो लेवल पे ये करते हैं बड़े लेवल पे आपका सेंसर डेटा कि भाई बादल आ रहे हैं आपके पूरे देश में मॉनसून आ रहा है उसने बताया कि भाई इतनी गति से आपके बादल एंटर हुए राज्य में इन जगहों पे बारिश हो सकती है संभावना देगा वो डेटा एक कलेक्ट करके देगा आईएमडी को। लेकिन हमें जो जरूरत है हिमालयी राज्यों में वो है माइक्रो लेवल पे सेंसर लगाने की जगह जगह जो हमारे पास अभी है कुछ इलाकों में लगे हुए हरसिल में लगा हुआ था बटवाड़ी में लगा हुआ है, उस जिस जोन में आपदा आई है, उस जोन में लगे हुए थे। बावजूद इसके ना तो सूचना सरकार देने में कामयाब हो पा रही है कि भई आप 8-10 घंटे पहले या 4-5 दिन पहले आप सूचना दे दो कि भैया वेदर बदल रहा है, आपकी नदी का स्तर बढ़ रहा है, आपके पास जो छोटी स्ट्रीम है उनमें आप वाटर लेवल चेक कीजिए, लेकिन ऐसा तो मतलब ये सिस्टम हमारे पास है नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग केवल इसे दैवीय आपदा मानकर टाल रहे हैं। हमारे पास ना तो विधानसभाओं में इस पे हमने कोई सेशन होते देखा कि आप तो हिमालयी राज्य हो, दिल्ली अगर नहीं कर रही है संसद इस पे बात, आपको तो सबसे ज़्यादा हुँ। इसी पे बात करनी चाहिए कि भई हमारे आपदा के लिए जिस पे हमारे 2 महीने में हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जा रहा है। मतलब जी। आर्थिक नुकसान भी है ना उसमें आदमी नहीं जा रहा है, आपकी बसावटें साफ हो जा रही हैं, आपके सरकारी स्ट्रक्चर साफ हो जा रहे हैं, आपके पुल ध्वस्त हो रहे हैं, सड़कें ध्वस्त हो रही हैं। हज़ारों करोड़ रुपया आपका आपदा ले जा रही है, लेकिन आप उससे बचने के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको बस तैयार करना है, जिसमें आपका मूल काम बहुत बेसिक होते हैं। सूचना आपके पास आई, वो सब मशीनों से आनी है, सेंसर से आनी है, आपके पास थोड़ा मैनुअल कुछ लोग लगेंगे जो लोकल रिवर स्ट्रीम के डेटा कलेक्ट करे और रियल टाइम डेटा के आधार पर आपके पास ऐसा नेटवर्क हो कि आपने सूचना फेंक दी कि भाई उत्तरकाशी में 7-8 दिन बाद बड़े फ्लड की इस फ्ला स्ट्रीम पे
पर्याप्त गुंजाइश बन चुकी है, तो आप 7-8 दिन पहले इवैक्यूएशन जो भी प्लान है आपके पास, उन पे आप काम करते हैं। आपके पास शेल्टर होम होने चाहिए थे। हर 10 किलोमीटर पे, हर 20 किलोमीटर पे आपके पास छोटे-छोटे उपचार करने के लिए, घायलों के लिए मतलब प्राइमरी सेंटर, सामुदायिक केंद्र बहुत मजबूत होने चाहिए थे। आपके पास ग्राम पंचायत स्तरों पे क्विक रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए थी। भाई अब हो क्या रहा है, 40 फीट मलबा आ गया। अब आपने फोटो ऑप के लिए मुख्यमंत्री ने हवा में जाके उंगली घुमा के पूरा निरीक्षण कर लिया। आप 40 फीट नीचे से जो आदमी जिंदा बचा हो, जिसकी संभावना है कि निकाला जा सकता है, अगर किसी तरीके से उसे कोई खोपचा मिल गया जहां हवा आ रही है, कुछ वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन अगर है 10% भी गुंजाइश, आपके पास उसे जिंदा बचाने का आज हफ्ता 10 दिन हो गया, आप बेलचे और सब्बल से 40 फीट खुदाई कैसे करोगे? वहां तो 200-250 जो मजदूर आप छोड़ोगे भी, उनका हौसला टूट जाएगा उस मलबे की नदी को देख के। वो तो आपकी आंखों के आगे फैला हुआ है ना, जहां तक आपको दिख रहा है बस। और आपके पास बेलचा, सब्बल, रस्सी दे रखा है, आप खोदो, एक जेसीबी, 2 जेसीबी डाल के आपके काम नहीं चलेंगे। मतलब आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपदा आने वाली है, आप लोगों को इवैक्यूएट कीजिए और तुरंत वहां पे मशीनें पहुंचाने की, कम से कम आपके पास रेस्क्यू के लिए जो जरूरी मशीनें है वो होनी चाहिए, वो आपके पास नहीं है। तो हमने सिस्टम तो तैयार किया ही नहीं है, तो हम हर आपदा में बस चिल्लाते हैं, रोते हैं और मायूसी हमारे हाथ लगती है, क्योंकि जब सिस्टम हमें तैयार करने का वक्त होता है, भाई साल भर में दो ही महीने तो तो आपके आपदा के आ रहे हैं, 2 महीने में। चेतावनी की बात तो एक रही जो कि आपने आई थिंक अच्छे से समझाया इस बात को। पर ये जो जी लगातार वहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक तो जो जिसको बोलते हैं कि ह्यूमन मूवमेंट काफी बढ़ा है। बहुत सारे लोग, राइट। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहाड़ों पे जाके बसना चाहते हैं और वो छुट्टियों पे पहाड़ में जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे जब तीर्थ यात्राओं के जब मौसम आते हैं या तो उसमें परिक्रमा करनी है ये सब, तो वैसे लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। अच्छा, वो बढ़े हैं तो एक बिल्कुल बात है, पर उसके साथ साथ उनको अ, तीर्थ यात्राओं पे वो जा रहे हैं, पर साथ में उनको आधुनिक सुविधाएं भी चाहिए होती हैं, तो इसलिए उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस तरह के बिल्कुल। होटल हैं, गाड़ियां हैं, वाहनों को आना जाना है। तो उन सारी चीज़ों के बीच में मतलब हमने ये भी देखा था बीच में कि कई चॉपर वगैरह वहाँ पे गिरे थे। तो ये जो बताता है कि कितना अधिक वहाँ पे सैलानियों का और तीर्थयात्रियों का जो एक तरह से दबाव है, क्योंकि वो जब आएंगे तो साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, फिर बाजार भी जमेगा उनके लिए, उस तरह की आपको लोग भी जुटाने पड़ेंगे जो सब कुछ करे। तो इसके बारे में जाहिर तौर पर सरकार तो ये चाहती है और ये दावा भी करती है कि हम ये सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक तीर्थयात्री आएँ और अपना धर्म का फ़ायदा उठाएँ और अधिक से अधिक सैलानी भी आएँ। मतलब ये तो इकोनॉमी भी एक तरह से एक फैक्टर है। तो पर हम्म। उसके कारण क्या वहाँ के पर्यावरण जो है अब चरमराने लगा है उस व्यवस्था में जब हम देखते हैं उसको। क्या उसके कारण ऐसा कुछ हो रहा है जो कि जिसके कारण ये आपदाएँ बढ़ रही हैं? देखिए मतलब एक वजह हम आपदा बढ़ने के लिए मतलब स्पेसिफिक केवल टूरिस्ट पे नहीं डाल सकते। ठीक है, टूरिस्ट आने से आपकी सड़कों पर दबाव बढ़ा है, आपको चौड़ी सड़कें चाहिए, आपने उसके लिए चट्टाने काट के ऑल वेदर रोड बना डाली। आपने जितना तबाह करना था सड़क के नाम पे, आप नेटवर्क लगातार डेवलप करने के नाम पे तबाह कर रहे हैं। उसके लिए आपने वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट थी कि भाई 6 मीटर खोदो, 7 ही मीटर खोदो, आप 12-12 मीटर तक घुस गए पहाड़ में। 7 मीटर और 12 मीटर में बहुत अंतर हो जाता है। 5 मीटर में मतलब पूरा पैच ही उड़ा दिया आपने, 5 मीटर कई किलोमीटर में। तो आपको चौड़ी सड़कें चाहिए। फिर आपको केदारनाथ में, जहां पिछले 10 साल में 5 गुना टूरिस्ट बढ़ गया है, कई कई जगहों पर ये 5 गुना से ज्यादा भी है। नैनीताल, मसूरी जो आपके अप्रोचेबल है, वहां पे हालत ये है कि आप न्यू ईयर के टाइम पे जाइए या फिर आप वीकेंड पे जाइए, तो वहां का लोकल आदमी अगर मसूरी से देहरादून अस्पताल आना है तो पता लगेगा कि वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया उसने, जाम में फंसा हुआ है वो, गाड़ी सरकने की जगह नहीं है। आप टूरिस्ट ला रहे हो, आप ठीक है, आपने टूरिस्ट को प्रचार करके बुला दिया, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपके पास मास मैनेजमेंट के लिए योग्य लोग नहीं है। मास मैनेजमेंट के नाम पे तो हमने पूरे देश में ही व्यवस्थाओं को धराशायी होते हुए देखा है। उसके नाम पे तो मुझे नहीं लगता कोई डिपार्टमेंटल
कुछ तैयारियां होती हैं तो कैसी होती है वो हमें तो आज तक इतने साल से हम लोग भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। आपदा में केदारनाथ की आपदा भी मैंने कवर की, तो वो तो जब आफत आती है तब तो आप हाथ खड़े हो जाते हैं, तब आप जनता के भरोसे भावनात्मक अपील करने लगते हैं कि सब मदद कीजिए, आफत है, प्राकृतिक आपदा है। तो हर बार आप ऐसा नहीं कह सकते आज की डेट में, जबकि दुनिया भर में हमारे पास सिस्टम मौजूद है बचने के। तो आपका सवाल था कि भाई टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट भी वजह बना है, बिल्कुल बना है। अगर केदारनाथ में 10 लाख यात्री जा रहा है, वो 10 लाख यात्री में से 8 लाख आपका, मैं तो फिर भी ज्यादा जोड़ रहा हूं कि 2 लाख चलो सभ्य होगा जो आपका पॉलीथीन कचरा बोतल नीचे ला रहा है। 8 लाख यात्री तो इतना बेशर्म है कि वो तो पहाड़ की चोटी से कोक पी रहा है और बोतल हवा में उछाल के देख रहा है कि उसकी रफ्तार कितनी तेज है, वो कितनी नीचे जा रही है। उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि 200 फीट खाई में जाके जो उसने छोड़ा है उसे कौन लाएगा। अगर वहीं गड्ढे में चोक होती रही तो किसी दिन स्ट्रीम चोक करते हैं, फिर वो धीरे 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 वॉल्यूम जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वो तबाहियां भी बड़ी लेके आएगा। लोगों के जानने से निश्चित तौर पे वहां दिक्कतें हुई हैं, हमारे ग्लेशियर संकट में आए हैं। मतलब आपने वहां सेल्फी के लिए भीड़ तो पहुंचा दी, लेकिन आप सेंसर पहुंचाने में 21वीं सदी में भी रो रहे हो कि यार हमारे पास नहीं है, और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं टूरिस्ट आइए। अरे किसकी सुरक्षा पे आप उन्हें ला रहे हैं? आज क्या हुआ, आपने ये दरअसल धार्मिक उन्माद के रेगुलेशन, नाम पे। एक तो रेगुलेशन का इशू है कि रेगुलेशन को लेकर है। फिर ये बिल्कुल जो अब तो आप बता रहे हैं कि ये जो डैम और बहुत सारी जो सड़कें जो चौड़ी की हैं, सुरंगें खोदी हैं बहुत सारी, बीच में वहाँ पे लोग फंस गए थे, मजदूर वो निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर वो कुछ जो जो जिनको बोलते हैं रैट। ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जी। तो ये जो सारे जो जिसमें हाइड्रो काफी पावर सारे लोग प्रोजेक्ट्स बहे। के कर, हाँ, तो एक तो ये भी एक तरह से मानव निर्मित परियोजनाएं हैं जिनके कारण इस तरह बिल्कुल। की आपदाएं बढ़ी हैं, और उसके कारण दबाव आप बढ़ा है चौंक दरअसल जाएंगे जो है सुन के, पहाड़ों। आप चौंक जाएंगे सुन के, एक परियोजना का, श्रीनगर में एक परियोजना बनती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जीवीके उसे बनाता है। उसको परमिशन मिलती है 64 मीटर की हाइट की। वो अपनी मर्जी से बंदा 95 मीटर हाइट कर देता है डैम की। 95 मीटर हाइट करने का मतलब होता है कि आपका कैचमेंट एरिया बहुत कई गुना बढ़ गया। और इस पे बाकायदा खूब घपले चले, खूब बवाल चले। उन दिनों 2007 की बात है, बता रहा हूं मैं। तो मैं भी उनसे टकराया, मेरी भी कुछ रिपोर्ट छपी, तो उन्होंने मुझे बुलावा भेज दिया। और वो आदमी रोने लगा। डैम बनाने वाला जो आदमी था बोला ऐसा है 2000 करोड़ रुपए केवल ब्राइब दे चुका हूँ। 2000 करोड़ रुपए, और 2200 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट था जिसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था। तो अब आप देख लीजिए कि मतलब हम किस स्तर पे संवेदनशील हैं, किस स्तर पे हम मुनाफा चाहते हैं। और उसके बदले में मतलब ठीक है आप मुनाफा कमाइए, लेकिन आप मतलब वैज्ञानिक तरीकों से सुरक्षित निर्माण तो कीजिए। आप तो बेसिक चीज ही छोड़ दे रहे हैं। हाँ। आप जो कह रहे हो कि हमारे पास मतलब टूरिस्ट तो आ रहा है, लेकिन उनके मैनेजमेंट के तरीके हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही बात है। हम उसे हर साल इसी बात पे घपला हो रहा है ना कि भाई टूरिस्ट भी परेशान, स्थानीय व्यापारी भी परेशान, स्थानीय आदमी भी परेशान, और उनके बीच में सिर्फ टवल की स्थितियों की खबरें रोजमर्रा की है यात्रा सीजन में। तो वो दिक्कतें हैं अपनी जगह, आपका मिसमैनेजमेंट है। तो इसमें एक और जो जी सवाल जो आता है वो ये कि जो क्लाइमेट चेंज, जहाँ जलवायु परिवर्तन वाली जो बात है कि ये, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि गर्मियाँ पहले से ज़्यादा पड़ रही हैं, बारिशें जब होती हैं तो कई बार होती ही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इनको देखते हुए इस तरह की चीज़ों के लिए खासतौर पर चाहे उत्तराखंड हो या जैसे हिमाचल प्रदेश, तो क्या वो तैयार हैं ऐसी जब इवेंचुअलिटी होती है जहाँ पे लार्जली वो चीज़ें जब हो रही होती है तो आपको उसका अंदाज़ा उस तरह से नहीं होता कि ऐसा कुछ एकदम से होने वाला है। और जलवायु परिवर्तन नहीं। को लेकर सरकार के पास कोई सोचने का या उन्होंने कोई इस पे विचार किया है, या उनके पास कोई इसको लेकर हुनरमंद लोग शामिल हैं उनके सोचने में और विचारने में? हाँ बिल मतलब मुझे तो दिखता है कि उनके पास हुनरमंद लोग हैं। कल एक भाजपा अध्यक्ष हैं यहाँ पे और सांसद भी है, तो उनका एक जवाब आया कि आपदाएं तो दैवीय होती हैं, और जब निर्माण होता है तो थोड़ी बहुत क्षति तो होती है। अब उनको पूरा हिमाचल पिछले साल आपदा में बह रहा था, जगह जगह से शिमला गया, कुल्लू गया, इस साल भी जा रहा है। देहरादून में आपने आईटी पार्क बनाया, और वो इंक्रोच करके जब सरकारी निर्माण ही
नदी पे इंक्रोचमेंट है, अभी विजुअल तैर रहे हैं उसके, पानी घुस रहा है उनके उधर, नदी बह रही है पूरी। आपने जो पुल निर्माण किए, आपका मतलब इतना दूरदर्शी हो आप लोग कि 10 साल 15 साल पहले आपके पुल बने हुए, वो नदी से पूरे डूब के नदी उनके ऊपर से बह के चल रही है। आपको मतलब असली नदी का जो कैचमेंट एरिया है उसी का आकलन नहीं है। और तो मतलब जवाब है कि हाँ, हमारे सरकारों के पास ऐसे लोग हैं, काबिल लोग, और वो ये लोग हैं जिनकी ये सारी व्यवस्थाएं हमें नजर आ रही है इसमें। इतनी ही काबिलियत है और इतनी हमारी तैयारी होती है। अगले साल हम फिर बरसात में शायद बात कर रहे होंगे कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए, लेकिन वो इतने गंभीर इन सब मसलों को लेकर नजर ही नहीं आते। आप जब खनन, आप मैं आपको बाढ़ का बताता हूँ, निचले इलाकों में बाढ़ आ रही है, ऊपर आपने खनन चालू किया हुआ है, खनन में आपने 1 मीटर की परमिशन दी है कि रिवर बेड पे 1 मीटर का उठान करोगे आप, केवल 1 मीटर का। लेकिन स्थिति ये है कि हर टेबल पे जो आदमी रिश्वत देके वो टेंडर पा जा रहा है, बाद में उसको स्थानीय बाहुबलियों से लेके, खनन का खेल ऐसा है कि आपको सबको उसमें साध के चलना है। जिस गांव से आपके ट्रक निकलेंगे उस गांव वालों को भी आपको खुश रखना है, वो कभी भी आपके ट्रक रुकवा देंगे वरना। हो क्या रहा है इस पूरे खेल में, इस मिसमैनेजमेंट में, जो व्यवस्थागत चीजें थी, जो व्यवस्था जो ठीक करनी थी, वो 6-6 मीटर खोद दे रहे हैं रिवर बेड। 1 मीटर खोदने की परमिशन है, 6 मीटर रिवर बेड खुदे पड़े हैं। आप इसे मतलब जस्टिफाई कैसे करोगे कि बाढ़ नहीं आएगी नीचे? बाढ़ आएगी। आपने मतलब पूरा सब कुछ तैयारी करके रखा हुआ है अपने जनाजा निकालने के लिए। नदी के मुहाने पे आपने रिजॉर्ट बना दिया। इस साल बाढ़ नहीं आई, आपको लगा अगले साल भी नहीं आएगी, फिर दूसरे साल नहीं आएगी, पांचवें छठवें साल कभी ना कभी नदी अपने पूरे स्वरूप में जब आएगी आपको बहा के ले जाएगी। धराली में यही हुआ। आप जो देख रहे हो, जो बहता हुआ इलाका है, वो स्पष्ट आप तस्वीरों में देखोगे कि रिवर बेड है वो पूरा। नीचे उसमें बिल्कुल। एप्पल के ऑर्चिड हैं, खूब सारे जो तबाह हुए हैं। उसके अलावा एक आदमी ने तो 2 हफ्ते पहले 2 करोड़ रुपए का होटल का निर्माण किया। उसने उसे लीज पे ही देने वाला था, तब तक वो बह गया। तो आप तो मतलब आप लापरवाही से आप लोग अपनी ही संपत्ति और जान दोनों गंवा रहे हो। और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि धराली की आपदा से केवल धराली वालों का नुकसान हो गया। धराली की आपदा से मैं पौड़ी में बैठा हूं, मेरा भी नुकसान हो गया। जो 1000 करोड़ मेरे दूसरी योजनाओं पे लगते, अब वो राहत में काम में खपेंगे, सड़कें बनाने बिल्कुल, में लगेंगे वो बिल्कुल, 1000-2000 करोड़ रुपए। बिल्कुल। वो कुछ और काम पे खर्च होते हैं ना। अगर हमारे पास दुरुस्त सिस्टम होते, या हम निर्माण एग्ज़ैक्ट। के दौरान अपने वैज्ञानिकों की रिपोर्टों को नजरअंदाज नहीं करते, हम उनको भी नजरअंदाज कर रहे हैं लगातार। आपका पूरा एक पर गौरव, जोशीमठ ये शहर जो खतरे पे है। ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो जैसे वहाँ पे जो क्या स्थानीय स्तर पे जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं या जो वैज्ञानिक हैं, जो इसको लेकर अपनी चिंता सरोकार जताते रहते, तो उनकी उनकी कैसी वहाँ पे इसको कहते हैं कि उनकी कितने लोग भूमिका। सुनते हैं या उसको लेकर वहाँ पे क्या होता क्या है वहाँ पे उत्तराखंड में? अब ये तो खैर उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश वाली बात है कि आंदोलनकारियों को आप लोग किस नजर से देख रहे हैं। एक्टिविस्ट जो है, जो आपकी समस्याओं पे लगातार लड़ रहे हैं, आपका समाज उन्हें सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। मतलब इस मामले में मैं जोशीमठ का एक किस्सा बताऊंगा। जोशीमठ में अतुल सती साहब है, लगातार जोशीमठ के दरकने की वो बात करते हैं। एक रोज मैं पहुंचता हूँ जोशीमठ और औली में, एक शख्स से बात करता हूँ कि आपका वाला इलाका भी दरक रहा है क्या? तो वो बोलता नहीं नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा आपके शहर में तो जो हैं अतुल सती साहब, वो तो लगातार कह रहे हैं कि रोपवे वाला पूरा इलाका दरक रहा है। नहीं नहीं, बोला यार ये कुछ लोग होते हैं नेता लोग, इनका काम ही यही होता है। तो ये तो आम आदमी की धारणा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी मूल समस्या के लिए कौन लोग लड़ रहे हैं, कौन लोग उसको राजनीतिक टूल बना के रखे हुए हैं। तो ये तो चेतना का मामला है। वही स्थिति पूरे उत्तराखंड में भी है, जो पूरे भारत देश में एक्टिविस्ट को जैसा देखा जाता है। कुछ कुछ एक्टिविस्ट हैं जो बड़े नाम है, नर्मदा नर्मदा बचाने के लिए, जैसे मेधा पाटकर है, वो अब बड़ा नाम है। हिमालय में ऐसे बड़े नाम थे पहले। अब तो लोगों को मैंने ऐसी रैलियां निकालते हुए देखा नहीं कि आपदा प्रभावितों ने रैली, मुआवजे के अलावा उन्होंने सुरक्षा को लेके कभी बात की हो, ये मैंने कभी नहीं सुना। या जैसे चिपको आंदोलन नहीं हुआ था, तो इतना बड़ा आंदोलन था जिसमें लोग जुड़े हुए थे और उससे आ, वो पूरा मूवमेंट था। पेड़ों को काटना रोका। जी, वो पूरा मूवमेंट था, वो पूरा मूवमेंट था। तो वही मैं कह रहा उस हूँ कि समय ये तो वो जगह रही है पर्यावरण को लेकर खासे सक्रिय लोगों की, और एक तरह से जन आंदोलन की तरह वो हो रहा था। पर अब आपको लगता है कि उत्तराखंड में ऐसी कोई जो जन आंदोलन जैसी चीज नहीं है जहाँ पे लोग इस तरह के जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं जिसका असर उनके खुद की
रोजी रोटी, उनकी इकोनॉमी, उनके रहन सहन सब में पड़ रहा है, उसको लेकर वो कोई, उसको लेकर कहाँ वहाँ कोई हरकत दिखलाई पड़ती हो। तो एक और जो आखिरी बात वो ये है कि सरकारी स्तर पे इनकी जब कुछ आपदा होती है तो एक तो ठीक है कि उस पे मरहम पट्टी, मुआवजा, ये सब अनाउंसमेंट, और फिर वो शायद उसमें कुछ होता भी होगा, कुछ नहीं होता होगा, जैसा कि पता है कि जब यही संख्या ही नहीं पता कि हमें कितने लोग लापता हो गए, तब ये तो गजब की बात है कि इस समय लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम सबके कहीं ना कहीं आधार कार्ड साइन हो रहे हैं, हम हमारा कोई ना कोई क्यूआर कोड ले रहा है, हम पेमेंट्स कर रहे हैं, उसके बाद भी इस बात का आपको पता ही नहीं है कि वो 1,000 लोग मरे हैं, 5,000 लोग मरे हैं, कि कितना कितना क्या हुआ, या फिर आप डेटा छिपा और रहे हैं या फिर ये बिल्कुल ईमानदार बड़ी नहीं है उस अजीब बात बात है को ना। लेकर। ये बड़ी अजीब बात है कि एक छोटे से कस्बे में जहां आदमी बाई फेस एक दूसरे को जानता है, और छोटे कस्बों में ये तक हमें पता होता है कि किसके होटल में कितने लोग ठहरे हुए हैं, कहाँ का ग्रुप किसके होटल में ठहरा हुआ है। स्थानीय लोग जो डेटा दे रहे हैं, तो वो तो ये तक बता रहे हैं ना कि आपका भाई साउथ का एक ग्रुप था, फलाने होटल में रुका हुआ था, 24 लोग थे। वो तो है ही नहीं, गायब है वो। नेपाली बोला 30 मजदूर फलाने के थे, 15 फलाने के थे, 15 फलाने के थे, वो भी गायब है। लेकिन सरकार वही है कि 45, अब सरकार ने सरकार यही बता 45 रही है कि मिसिंग मानी। 50 से 100 लोग, मतलब 50 लोग मारे गए और 50 से 100 लोग इसमें मारे गए बताए। तो ये जो पूरा एक तरह के आंकड़ों को लेकर भी हम इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक तो ये हुआ है कि जहाँ पे मरहम पट्टी और मुआवजे और इस तरह की बातें, और फिर पर उसकी दरअसल क्या ऐसी कोई वहाँ पे चीज़ होती है कि जहाँ पे उसकी बकायदा जांच हो, जहाँ पे उसकी परियोजनाओं के, उसके डिज़ाइन के, उसके विज्ञान के, उसके बाकी चीज़ों की कोई एक तरह से पोस्टमार्टम जैसा कुछ हो, जिसके कारण जिसके जिसके जिसका आप अगली बार जब जो बाकी चीज़ें जो कर रहे हैं उनमें उसको उसका उसका एक तरह से इस्तेमाल कर सकें, ऐसा कुछ होता है? ऐसा पता नहीं सरकारी महकमे कितना इतना इस काम को कर रहे हैं आकलन का, और क्या उनके नतीजे आ रहे हैं, या वो भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे जनता तो अभी तक वाकिफ नहीं है, न वो छप रहा है। बस दो चार छिटपुट आवाजें उत्तराखंड में आती रही हैं कि लगातार जो उछल रही है कि भाई यार हम लोगों का सिस्टम गड़बड़ है, हम लोग बॉम्ब पे बैठे हुए, एक तरीके से वाटर बॉम्ब है हमारे पास जगह जगह, जो कभी भी फटते हैं और बहा ले जाते हैं। लेकिन नहीं, धरातल पे ऐसा सरकार की तरफ से ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हमें नहीं दिखता है। अरे भागो! अरे भागो भागो! अरे भागो! अरे भागो चलो! मुकाबले अब ये हुआ होगा कि भाई एनडीआरएफ की कुछ टीमें और इन्होंने एक्स्ट्रा तैयार कर ली होंगी, इनके पास चॉपर ज्यादा आ गए। अब यात्रा के चलते भी ये ले सकता है कि भाई अभी चलो इमरजेंसी, अब चॉपर इधर की तरफ डाल दो। लेकिन बाकी जमीन पे तो सब कुछ वैसे ही दिखता है, मतलब योजनागत नीतिगत तौर पे कि आप स्टेप बाय स्टेप सुरक्षित करते चले अपने बसावटों को, अपने इलाकों को। और 20 साल के डेटा अब आपके पास तकरीबन है, बादल फटने का, डैमों से जो लोकल क्लाइमेट एक चेंज हुआ है उसका, और मूल जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका, दोनों का आप तो डबल इम्पैक्ट में बैठे हो। एक तो आपने जगह जगह डैम बना दिए, मतलब आपने डैम बनाए, आपको लगा कि नदी बह रही है, बिजली ही केवल आएगा, लेकिन आप बाकी चीजों को नजरअंदाज कर गए उस वक्त। अब उनके असर नजर आ रहे हैं। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये तो प्राकृतिक आपदा है, चलिए हमने एक पल के लिए मान लिया कि चलो ऊपर बादल फटा और वो मलबा लेके आया, नीचे जो कुछ लोगों ने बनाए थे रिवर बेड पे वो निकल गए, हमने ये एक तथ्य मान लिया। लेकिन आप इस तथ्य को कैसे नजरअंदाज करेंगे कि जो रेलवे के लिए जो आपने टनल जगह जगह खोदी, या आपने सड़कों के लिए भी टनल खोदी, उन्होंने कितनी आपकी चट्टानों को हिलाया, और आपकी जो बसावटें थी वहां के जो वाटर सोर्सेस सब ड्राई हो गया। जहां जहां से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन गुजरी है, सब टनल पे है। वो 185 किलोमीटर, 95 किलोमीटर के आसपास, 85 95, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट मतलब मेजर पार्ट उसका
80% पार्ट उसका टनल से गुजरना है ट्रेन का। हम्म। वाटर सोर्सेज आपने जो पुरानी 1200 800 700 साल पुराने गांव बसे हुए थे, उनके वाटर सोर्स के मुहाने पे ही चट्टानों पे थे, वो सब सूख चुके हैं। आप इसको आपदा में काउंट नहीं करोगे क्या कि आपने 2000 बिल्कुल। 2500 3000 जितने भी गांव होंगे आपने उनको पेयजल रहित कर दिया है आज? आप इस पे बात ही नहीं करते। वो तो आपदा आपकी देन है ना, वो वाली तो। मेरे ख्याल से ये इस बात को हम लोग थोड़ा यहाँ पे रोकेंगे और ख़त्म करेंगे। पर ये साफ दिखता है कि कि ये सब जब हो रहा होता है तो एक तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी जवाबदेही शायद तय नहीं है। दूसरा ये कि जब भी कोई नई परियोजनाएँ की जा रही हैं तो उसके जो पूरे पर्यावरण की जो कीमत है, उसको कोई ठीक से शायद देखा नहीं जा रहा है। तीसरा ये तो है ही कि जो पेड़ हैं, जो नदियाँ हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका संरक्षण लगभग उसकी ज़िम्मेदारी से सरकार जो है, अपने आप को उन्होंने मुक्त जैसा कर लिया है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि ये दैवीय प्रकोप है, इस कारण ऐसा हो रहा है, तो ये भी बताता है कि फिर सरकार क्यों है और वो उस जगह पे क्यों बैठी हुई है जहाँ पर वो हमारी चीज़ें तय करती है। एक और बात है, जो विकास के नाम पे जो कुछ हो रहा है, वो दरअसल लोगों की तकलीफ़ें बढ़ा रहा है, बजाय समाधान लाने के। और पहाड़ों पे जो मॉडल है, वो मैदानों के मॉडल या जो अ, दूसरी जगहों के महानगरों जैसे मॉडल या वैसी चीज़ें शायद उस तरह से वहाँ पे नहीं हो सकती। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ भारत की बात करें तो ये तो 2 राज्य जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा साफ-साफ दिखलाई पड़ता है। क्योंकि पहाड़ी कई और भी राज्य हैं जैसे कि उत्तर पूर्व में हैं, और वहाँ पे हमें इस तरह की घटनाएँ इस तरह से ख़ास तौर पे दिखलाई कम पड़ती हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है। इसके अलावा जो ये तो ख़ैर है ही कि जो एक विकास के नाम पे, या हम ये कहें कि हमको लोगों को जल्दी पहुँचाना है तो उस लिए, तो वो जो दबाव है, जो इतने सारे लोगों का आना और वहाँ से वहाँ पे होना और उनके लिए सुविधाएँ जुटा पाना, वो सब दरअसल उसकी कीमत प्रकृति चुका रही है। और प्रकृति जब भी कुछ बिगड़ता है तो उसकी कीमत फिर लोग चुकाते हैं, जिसका शायद ध्यान रखना हम कम कर रहे हैं। एक बात मैं जोड़ कुछ रहा हूँ कह रहे हैं? इसमें, आप हाँ, एक बात जोड़ रहा हूँ खाली। हम ये तो जान ही रहे कि हमारे पास हर साल भीड़ जो है, जो आवक है लोगों की, वो हिमालयी इलाकों में बढ़ती जा रही है। लेकिन एक दिक्कत ये है, जो सरकार की जो टाउनशिप भी होनी चाहिए ना छोटे कस्बों को लेके भी, कि भई अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है तो किन इलाकों में करना है, कहाँ, ये काम चिह्नित करने का और ज़मीनें रिलीज़ करने का। 65% फॉरेस्ट लैंड आप लेके बैठे हो। निर्माण आपको जब करना होता है तब आपको गाँव वालों की दान की ज़मीन चाहिए। तो भई जो आपके टूरिस्ट वाले रूट है, जिसमें आप कह रहे हो कि हमारा इकोनॉमी, वो बहुत मामूली इकोनॉमी आती है, उससे ज़्यादा चला जाता है। उस इकोनॉमी से कुछ होता नहीं है टूरिज़्म वाली। तो हुँ, आप उसे इकोनॉमी मान रहे हो, तो आप उस इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए उस रूट पे ही कम से कम मजबूत आपके पास जो इलाके हैं, जो एन्क्रोचमेंट एरिया नहीं, वो रिलीज़ कर दीजिए आप, कि भाई 2-2 किलोमीटर, हुँ। भाई आपने 30-30 किलोमीटर पे और छोटे-छोटे पैच टूरिज़्म सेक्टर डेवलप करने के लिए आपने मजबूत जगहों पे, कि भाई यहाँ बनाओ, नदी किनारे मत बनाओ। आप कर मतलब वो एक सकते तरह हो से ना ये काम। कंसंट्रेट, कुछ ही जगहों पे यस, कंसंट्रेटेड हैं तो उसके कारण दबाव बढ़ता है, वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इवनली। राइट, तो वो भी एक राइट। कारण है। एक और जो वजह शायद इसमें ये भी है कि जब ये नुकसान होते हैं तो हम जानों को लेकर उनके आंकड़ों में तो फँस जाते हैं, पर बाकी नुकसान नहीं देखते। जहाँ पे हुँ। इमारतों के गिरने हैं, या पशुधन इतना बड़ा होता है जो कि जिस पे फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का, तो वो भी सब रह जाता है। बहरहाल ये एक हम लोग समझते हैं कि शायद ये बातचीत इसलिए ज़रूरी थी कि इस बीच ये इतनी बड़ी घटना हुई है, और इसके पहले भी ये लगातार होता रहा है, जिसकी कोई सीख सबक और उसको हम अपने विमर्श का हिस्सा नहीं बनाते, उसको बनाते हुए नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। तो इसको हम आज यहाँ ख़त्म करते हैं, पर हम शायद ये चाहते हैं कि आगे उत्तराखंड में या कहीं भी, भारत में कहीं भी इस तरह की कोई घटना एक तो ना हो, और अगर हो तो इन 3-4 चीज़ों के बारे में सोचा जाए कि उन परियोजनाओं को क्यों बनाया गया, उसको लेकर क्या पर्याप्त जो पर्यावरण के जो उसके जो नज़रिए थे, उन सबको ध्यान में रखा गया या नहीं रखा गया। और जब ऐसा हुआ तो क्या हम लोगों को ये जब समझ पाए कि सही आंकड़े क्या हैं और सही नुकसान क्या है।
क्योंकि वो जो दरअसल जो नुकसान, जो प्रकृति का नुकसान है, वो सिर्फ रुपए से तो और इस तरह से तो आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। वो कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और वो आगे भी हम चुकाते रहेंगे, जो कि न तो आप चाहते होंगे, ना हम इसको चाहते हैं। तो गौरव, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और ये काफ़ी मतलब इसमें हम लोगों ने बहुत सारी क्लिपिंग्स भी देखी, जो कि जिसके कारण जब ये आपदाएँ आती हैं तो किस तरह के भयावह तरीके से आती हैं, और इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और हम फिर मिलते हैं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी भी चिंता पर्यावरण को लेकर हमारी तरह है तो इसको अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। नमस्कार, शुक्रिया। देख लो आज के इंसान की हालत क्या है, आज की दुनिया में ईमान की कीमत क्या है। लोग जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर।